हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ रियल एस्टेट सीक्रेट्स विद दीपाशा। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जिन्होंने अपना करियर रियल एस्टेट में ज़ीरो से चालू किया, जिनके खुद के पिताजी अपने हाथ से नींबू बेचते थे। आज वो एक मल्टी मिलियनियर सैंडलवुड फार्मिंग कर रहे हैं रियल एस्टेट में। तो आज हम जानेंगे कि इनकी स्टोरी एग्जैक्टली क्या है। इनसे मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि मैं इन्हें बचपन से देख रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया अपने लाइफ में, और आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं उनके वजह से हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हिम। ही इज़ माई फादर, मिस्टर संजय पाटिल, and he is the CEO of Maitreya Developers. So today we'll get to know how he started everything with zero knowledge of real estate, zero background, and how he got the courage to start this career in real estate. हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपना करियर रियल एस्टेट में कैसे चालू किया और आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको इसमें करियर चालू करना चाहिए रियल एस्टेट में। आप जैसे पहले का जो आपका बैकग्राउंड है, आप वेजिटेबल वेंडर थे, तो वहाँ से आपने यहाँ पे अपनी जर्नी शिफ्ट करी, तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? सबसे पहले तो मेरे पिताजी को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मेरे माध्यम से रियल एस्टेट चालू करने का सोचे उन्होंने, लेकिन उनका ऐसा एम नहीं था कि रियल एस्टेट ही करेंगे करके। लेकिन जब हम लोग वेजिटेबल कमीशन एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, मेरे दादाजी ने भी किया, मेरे पिताजी ने भी किया, पिताजी के साथ में मैं भी गया। उसके बाद में 1999 में एक हम लोगों ने, पिताजी ने और हमने दोनों ने मिलकर एक प्लॉट परचेस किए थे वर्धमान नगर साइड में, जहाँ पर एच बी टाउन भी बन रहा था वो टाइम पे, जस्ट चालू हुआ था। तो वहाँ पर 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेने के बाद में वहाँ उनके साथ में और एक पार्टनर भी था, एक अग्रवाल जी करके, रामकिशोर अग्रवाल। तो 4-6 महीने के बाद में उन्होंने बोले कि मुझे पैसे की ज़रूरत है अग्रवाल जी, और मुझे बेचना है, हम बेच डालते हैं इसको। पिताजी बोले नहीं, हम बेचेंगे नहीं, हम इस पर फ्लैट स्कीम बनाएंगे, कमर्शियल बनाएंगे, फ्लैट स्कीम बनाएंगे करके। तो वो जिद करने लगा, नहीं नहीं हम इसको बेच देंगे करके। तो पिताजी ने और हमने मिल के डिसीजन लिया कि इनको इनके हिस्से का पैसा वापस दे देते और हम खुद ही इंडिविजुअल इस पर फ्लैट स्कीम कर लेते। तो 1999 में वहाँ से शुरुआत हुई, पहला स्कीम वहाँ से, जिसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम भी प्रासंगन कॉम्प्लेक्स था। और वो प्रासंगन नाम भी देने का कारण वो मेरा ही इन्वॉल्व था कि हमने पूरे फैमिली का नाम उसमें इन्वॉल्व कर दिए थे वो टाइम पे। प्राप्ति का, मेरा, आई का, पिताजी का, ऐसा सबका नाम मिला के हमने प्रासंगन बनाए थे। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये 1999 से आपने चालू किया। आज नियर अबाउट 25 साल हो रहे हो उस बात को। तो आपने जब अपना करियर चालू किया तो आपके फादर ने एक पुश दिया, प्लस आपको क्यों लगा कि मुझे ये, जो आप वहाँ पे भी अच्छा कर रहे थे, एज अ कॉटन मार्केट में आप काम कर रहे थे, तो वहाँ भी आपका अच्छा था करियर और बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो आपने वहाँ से क्यों शिफ्ट किया कि आपको अंदर से क्या? वहाँ से मैंने शिफ्ट नहीं किया, साइमल्टेनियसली मेरा 10 साल वापस से साइमल्टेनियसली बिजनेस चालू रहा। मेरा कमीशन एजेंट का भी काम चालू था और साथ साथ में एज ए बिल्डर करके वो भी प्रोजेक्ट चालू था। हमने 99 में चालू किया और 2002 में उसका डीलर भी कर दिए। 2002 में डीलर करने के बाद में हमारे पास में फंड आ गया, तो फिर उसको मल्टीपल कैसा करना है ये दिमाग में था। एजुकेशन तो ज़्यादा था नहीं हमारे पास में, एक थंब रूल के हिसाब से हम लोग चले कि भाई अभी ये फंड कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन बिटवीन हमारे पास में वैशाली नगर में एक दूसरा लैंड है, उसको परचेस कर लिया हमने 2002 में, वो स्कीम चालू कर दिए। उसको 2004 में कंप्लीट करके उसको हैंड ओवर कर दिए। वहाँ से सिलसिला जारी हो गया, फिर एक के बाद एक। लेकिन जो फंड मैनेजमेंट बोलते हैं कि भाई बहुत से लोग देखते हैं कि पैसा आने के बाद में दिमाग बिगड़ जाता है, नहीं, वो हमारे पिताजी ने हमारे दिमाग बिगड़ने नहीं दिया। ठीक है, वो पैसा है तो उसको री इन्वेस्ट कैसा करना, उसको मल्टीपल कैसा करना, वो उन्होंने सिखाया हमको। हमने एक के बाद एक, कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा कंप्लीट हुआ, चौथा, अभी गिनती नहीं कर सकता कितने प्रोजेक्ट हुए, लेकिन आज 25 साल के जर्नी तक यहाँ तक आके पहुँचे हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने उस टाइम पे अपना करियर 1999 में आपने चालू किया, तो आप मे भी बहुत यंग होंगे उस टाइम पे। वो टाइम पे मैं नियर अबाउट 30 years 30 years of age. That is very young.
तो उस टाइम पे आपने वो करियर चालू किया, तो तब के चैलेंजेस क्या थे आपके जो आपने पहली बार फेस किए? तब का चैलेंजेस था कि पिताजी ने बोल दिया कि भाई फ्लैट स्कीम बनाएंगे, हम बिल्डिंग बनाएंगे। उनको तो फ्लैट स्कीम भी नहीं मार समझता था, तो हम खाली बिल्डिंग बनाएंगे। तो मतलब ठीक है, बिल्डिंग बनाएंगे। तो बोले अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढो, बोले अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढो। अभी मेरे जितने कॉन्टेक्ट्स थे तो अच्छा आर्किटेक्ट ढूंढ नहीं पा रहा था, लेकिन हमारा एक फ्रेंड ही था कि वो इतवारा गांधी बाग महल पे काम करता था, ड्राइंग वगैरह बनाता था। दोस्ती था वो, तो हमेशा हम लोग उसके यहाँ जाके बैठते थे। तो वो दिखता था उसका स्किल, और बहुत हार्ड वर्क करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ड्राइंग बनाता उसी को आर्किटेक्ट बोलते हैं, हम तो इंजीनियर बोलते थे उसको। आर्किटेक्ट बाद में समझा कि इंजीनियर अलग होता है और आर्किटेक्ट अलग होता है हुँ। करके। तो हमने उसी से काम स्टार्ट किए। अब वो पेपर कहाँ से सैंक्शन करता है वो भी हमको नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि पेपर कहाँ से सैंक्शन होता है करके। तो हमने उसी के ऊपर जवाबदारी दी है। तो एनआईटी का प्लॉट था, तो एनआईटी से सैंक्शन करके लेके आया था। उसमें भी उसको भी थोड़ा सा कम नॉलेज था उसको, तो उसके नॉलेज के हिसाब से जैसा उसने ड्राइंग बना था, जैसा सैंक्शन करके लाया था, वैसे हमने उस पर इम्प्लीमेंट कर दिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना, फिर कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से ढूंढना, क्या ढूंढना, तो फिर दो चार लोगों से, तब कोटेशन वगैरह तो बुलाते नहीं थे, टेंडर वगैरह बुलाते नहीं थे, कोई जान पहचान रेफ़र कर दिया। ऐसा रेफ़र के थ्रू एक कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया। तो उसने जैसे तैसे करके हमको काम कंप्लीट करके दिया। सीमेंट कहाँ से मिलता नहीं मालूम था, रेती कहाँ से आती नहीं मालूम था, आ, लोहा कहाँ से आता, ईटा कहाँ से आती, क्या रेट में आती है, ये हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं था। लेकिन इतना पिताजी का हमारे ऊपर इतना भरोसा था कि सीखते सीखते सब चीज़ें मालूम हो जाएगी और हम कर लेंगे काम। तो हमारी पहली बिल्डिंग या फिर पहला फ्लैट स्कीम हमारा ऐसा ही बना कि जीरो नॉलेज के हिसाब से हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी है। बाद में फिर सेल्स के बहुत सारे चैलेंज आए, उसको भी हमने फेस किए। तो जैसे आपने अभी बोला कि सेल्स में भी वहाँ पे चैलेंजेस आए, तो सेल्स के पार्ट में क्या चैलेंजेस थे आपके? सेल्स कैसे करना है ये मालूम ही नहीं था पहली बात। हमने जैसा काम चालू कर दिए, तो लोग जैसा वॉकिंग आते थे, देखते थे काम चालू हो रहा, हमारा ब्रोशर देख लेते थे, क्या बन रहा है क्या नहीं है, ऐसा पूछते थे। फिर उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाता था, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। तो सेल्स भी मुझे खुद ही करना पड़ा था, कि सेल्स ऐसा पर्सन कोई दूसरा था नहीं। तो कस्टमर को अटेंड करना है, जो वॉकिंग है उसको अटेंड करना, उनसे बात करना, उनको समझाना। तो मुझे याद है एक कुमार करके था, वो सर्विस में था। उसका पहला पहला फ्लैट मैंने बुकिंग किया, मेरे ख्याल से 6 या 7 लाख रुपए में उसका फ्लैट था। तो 6 पहला साल। पहला फ्लैट तो उसका बुकिंग किया, और वहीं से मुझे सीखने में आया कि किससे किसको देना है और किसको नहीं देना करके। नहीं जेन्युइन बायर कौन है और नहीं है? नहीं किया उसने, इतना परेशान किया उसने, बहुत हमको सिखा दिया। पहले कस्टमर ने हमको बहुत सिखाया कि भाई लोन केस कैसा होता है, क्या होता है क्या नहीं। उसका लोन केस डाले तो लोन, उसका खुद का लोन नहीं हो रहा था कि फाइल वापस आ जा रही। तो हम ही परेशान हो गए पहली कस्टमर से। लेकिन धीरे धीरे करते 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 हमने 2 साल 3 साल में वो कंप्लीट किए, बुकिंग भी हो गया, और हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर भी कर दिए। तो वो वहाँ पर फिर सेल्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। हमारे एक दोस्त थे, उनको पूछा यार वो कैसा कस्टमर नहीं आ रहा, क्या आ रहा। उसने बोला पेपर में ऐड दे दे बोले। तो ठीक है, मतलब पेपर में कैसे ऐड तब देना। एजेंसीज नहीं रहती थी ना, ऐसे एजेंसीज नहीं मार्केटिंग रहती थी, नहीं नहीं नहीं, एजेंसीज ऐसे? नहीं नहीं एजेंसी नहीं थी। तो बोले उसने फिर जो जैसा क्लासीफाई में वगैरह आता है, इतनी इतनी सी ऐड बना के उसने डाल दिया था। ऐसा कोई बहुत बड़ी ऐड बना, ये कर वो कर करके नहीं। उसमें भी इंक्वायरी वगैरह आती नहीं थी, तब मोबाइल नहीं था, टेलीफोन से बातचीत वगैरह होती थी। तो इस टाइप से हमने वो स्ट्रगल की है सेल्स का। नहीं, लेकिन पहले में और अभी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो आपने जैसे बताया कि आपके जो फ्रेंड थे, उन्होंने आपको हेल्प किया और ऑलरेडी आपका कोई पार्टनर था, उन्होंने फिर बैकआउट किया, ये सारी चीज़ें। तो ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, इसमें नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है और वो कितना इम्पोर्टेंस होल्ड करता है एज अ करियर, मतलब रियल एस्टेट में? नहीं, नेटवर्किंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि हमने ये 25 साल के जर्नी में हमारा जितना भी कस्टमर बेस बना हुआ है, नहीं वो कस्टमर बेस को अपना हैंडल करना, उनको प्रॉपर सर्विस देना, उनका मेंटेनेंस है तो उनका मेंटेनेंस हैंडल करना, और आपका व्यवहार कैसा है। नहीं, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका कस्टमर रिपीट भी होगा और रेफरेंस भी देगा। तो मैं बाकी चीज़ों को मैं बहुत सेकेंडरी रखूँगा, कि आप मीडिया मार्केटिंग बोलो या प्रिंट मीडिया बोलो, या और दूसरे अदर सोर्सेस जहाँ से हम कस्टमर प्लेटफॉर्म बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्लाइंट जो है हमारा,
वो है हमारा रेफरेंस वाले क्लाइंट, रेफरेंस क्लाइंट। कि भी जो हमारे जो पुराने कस्टमर फैमिली जो बना हुआ है, वो ऑलरेडी हमको वो रेफ़र करते रहते हैं और उसके बेस पे आपका सेल बढ़ते जाता है। और रेफरेंस वाला ये जो क्लाइंट होता है, वो क्लोजिंग भी बहुत जल्दी होता है। नहीं, बाकी अदर सोर्स से आया हुआ कस्टमर रेफरेंस क्लाइंट से बहुत जल्दी क्लोजिंग में हेल्प हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा कंपनी का और इसका ओनर का बैकग्राउंड बता के आता है, चेक पूछ करके के आता है। तो ये फ़ायदा होता है रेफरेंस क्लाइंट का। तो आपके मैक्सिमम जितने प्रोजेक्ट में क्लाइंट्स है उसमें से कितने आपके क्लाइंट्स रेफरेंस के थ्रू आए? अब कितने आए मुझे तो पता परसेंटेज। नहीं परसेंटेज, लेकिन 30-40% तो 30 मेरे ख्याल से आती होंगे, वो रेफरेंस के थ्रू आती होंगे और वो क्लोजिंग होता भी है इसमें क्लाइंट का। रेफरेंस का जो एक क्लाइंट होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको भी उन्होंने ही सबसे ज़्यादा रेफरेंस के क्लाइंट्स का ही आपको रिजल्ट मिला है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति न्यू स्टार्ट कर रहा है रियल एस्टेट में, उसको कौन से ऐसे स्किल्स डेवलप करने चाहिए या क्वालिटीज़ उसमें इम्बाइडेड होनी चाहिए कि वो अच्छा एक करियर बना सकता है रियल एस्टेट में? नए व्यक्ति को अगर रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है तो उसमें क्वालिटी और स्किल्स दोनों होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं क्वालिटीज़ के बारे में बात करूँगा। वो व्यक्ति में कम से कम बेसिक क्वालिटी होना चाहिए। मैं एकदम बहुत लंबा चक्रा नहीं बताऊँगा, लेकिन जैसा लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास में 5 प्रिंसिपल्स होना चाहिए, ठीक है? वो क्वालिटी है वो आदमी की, अगर वो रियल एस्टेट में आना चाहता है तो 5 प्रिंसिपल्स में सबसे पहले तो तुम्हारा कि उसका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। खुद के साथ भी फ्रेंडली होना चाहिए, अदर पीपल के साथ में भी फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो फ्रेंडली नहीं होगा तो दूसरों के साथ में क्या वो मतलब तो क्या डील कर पाएगा वो, नहीं? क्या कैसा व्यवहार कर पाएगा? तो दूसरों के साथ में व्यवहार करने के लिए उसको फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, नहीं? और सेकंड प्रिंसिपल बोलूँगा तो उसको हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, नहीं? एक दूसरे की मदद करने करने आने होने। अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपने वो प्रोजेक्ट के माध्यम से आपने दूसरों की मदद करना चाहिए, हेल्पिंग करना चाहिए, नहीं? ये आपने अच्छा हाँ, पॉइंट बोला हाँ, कि आप अगर एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, हेल्प उसमें कर आप रहे हो सर्विस उसके, प्रोवाइड कर रहे सर्विस हो और प्रोवाइड हेल्प कर कर रहे रहे हो हो। हाँ, उनकी हाँ, घर ढूंढने के लिए। घर ढूँढने के लिए। तीसरा है कि ये सब करते-करते अगर आपको सक्सेस मिलता है, नहीं? और सक्सेस मिल ही जाएगा, आप में अगर 5 क्वालिटी, 5 प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं, तो आप में सिंप्लिसिटी आना चाहिए। नहीं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, नहीं? आपके पास में 4 पैसा आ गया तो हमारे बिल्डर लाइन में है बहुत सारे लोग कि भई 2-4 चेन डाल देंगे गले में, ब्रेसलेट डाल देंगे और सबसे पहले फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, नहीं? ये सब खरीदने से पहले अपने मतलब सिंप्लिसिटी अपने अपने लाइफ को जितना सिंपल और सिंप्लिसिटी कर सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। और चौथा प्रिंसिपल है कि हमने लॉयल होना चाहिए, हमने झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ आपने बना ली है, प्रोजेक्ट बना लिए और झूठ बोल के कस्टमर को झूठ बोल के आपने बेचना चालू कर दिया, तो झूठ ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। थोड़े दिन के बाद में लोगों को आप एक्सप्लोर हो जाते हैं और फिर आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती है। अगर आप चौथे प्रिंसिपल पे रहते कि हमको झूठ नहीं बोलना है और थोड़ा-सा बिज़नेस स्लो रहेगा तुम्हारा, लेकिन अच्छे से सस्टेन कर पाएगा और चलेगा, लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगा, नहीं? और पाँचवा प्रिंसिपल बोले तो हमको ईगो नहीं आना चाहिए, हमें ये सब करते-करते हमारे सर में ईगो नहीं जाना चाहिए कि मैं ही एक नागपुर के अंदर में हूँ या मैं हूँ, मैं ही कर सकता हूँ या ये मेरी वजह से होता है। मेरे वजह से कुछ नहीं होता, तुम्हारा टीम वर्क है, इसलिए तुम्हारे टीम वर्क के हिसाब से तुम्हारा काम चलता है। वो ईगो हमने अपने सर में नहीं चढ़ने देना चाहिए। ये 5 प्रिंसिपल बताया हूँ कि ये क्वालिटी अगर वो इंसान में रहा, तो वो आदमी कभी भी सक्सेस होगा। उसका डाउन होने के चांसेस मैं तो 1% भी नहीं समझता हूँ, लेकिन सक्सेस होने के चांसेस 101 प्लस उसके सक्सेस होने के चांसेस रहे, ये 5 क्वालिटीज़ उसके अंदर में रही तो। और रही स्किल की बात, तो क्वालिटी के साथ-साथ में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपने 5 प्रिंसिपल्स बताए, वैसे ही स्किल्स क्या उनको डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर या क्या स्किल्स होने चाहिए जिससे उनको एडवांटेज मिलेगा रियल एस्टेट में? यस, जैसा 5 प्रिंसिपल मैंने बताया उसके लाइफ के अंदर में उसकी क्वालिटी, एक ह्यूमन क्वालिटी बनाने के लिए बेसिक चीज़ें हैं। उसके तो क्वालिटी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो अपनी क्वालिटी डेवलप करे। बहुत अलग-अलग चीज़ें, कोई एक फ्रेम में वो क्वालिटी हम ये नहीं कह सकते। सेम थिंग 5 सीज़ हमारे लाइफ में भी होना चाहिए।
नहीं, जैसा 5 ये 5 प्रिंसिपल बताया वैसे 5 सीज़ होना चाहिए। ये स्किल्स है, नहीं तो पहला पहला सी आता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर में कूट-कूट के कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं? और कॉन्फिडेंस के साथ में आपका कम्युनिकेशन बहुत होना चाहिए। थर्ड सेकंड सी आता है कम्युनिकेशन, कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ में, आपके टीम के साथ में, आपके कंपनी के साथ में, आप लोगों के साथ में, आप फैमिली के साथ में, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, नहीं? अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका, बहुत आप एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, तो आपको सक्सेस मिलना बहुत आसान है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी, आपने जो भी काम हाथ में लिया उसको कंसिस्टेंस कैसा रखें हम? कंसिस्टेंसी मतलब कैसा है आजकल के बच्चे थोड़ा ये काम ले लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा काम हाथ में ले लेंगे, नहीं? फिर मतलब करना यहाँ ध्यान होता है, ना वहाँ ध्यान होता है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और जो काम कर रहे हो उसकी क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, नहीं? कि अगर उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो भटक जाएगा काम से, तो इसलिए उस क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, गोल नहीं? की क्लैरिटी। हाँ, तो वो 4th सी है। और 5वां सी है मेरा कामनेस, शांत और कूल डाउन होके आप जितना काम करोगे, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। तो स्किल्स के बारे में मैं यही बोलूँगा कि आप धोनी में जैसे। हाँ, धोनी जैसे धोनी कामनेस। जैसा कामनेस है वो। तो ये 5 प्रिंसिपल, 5 सी, ये 5 मतलब क्वालिटी और स्किल्स, ये दोनों चीज़ें। और थर्ड मैं ये बोलूँगा कि 5 पिलर भी हमने फ़ॉलो करना चाहिए। ये सब करते-करते हमारी हेल्थ भी अच्छी होना चाहिए, नहीं? हमारी फिज़िकल हेल्थ भी होना चाहिए, हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छी होना चाहिए। तो 5 पिलर भी हमने फ़ॉलो करना चाहिए, नहीं? हमारी नींद अच्छी होना चाहिए। आपको नींद तभी अच्छी आएँगी कि आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके लोगों के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आप लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे, आप खुद के प्रति लॉयल रहोगे, तभी आपका दिन अच्छा जा पाएगा। नहीं तो आप 4 झूठ बोल के रात को अच्छी नींद सोने का आप सपना देख नहीं सकते, ठीक है? तो नींद अच्छी होना चाहिए, खाना हमारा अच्छा होना चाहिए, डाइट, पेट अच्छा होना चाहिए, नहीं? हमारा एक्सरसाइज़ होना चाहिए, शरीर को एक्सरसाइज़ होना फिज़िकल फिट रखने के लिए एक्सरसाइज़ हुँ। होना चाहिए। आज मुझे नियर अबाउट 20 साल हो गए मुझे एक्सरसाइज़ करते-करते, हो ही जाएँगे विदाउट ब्रेक। अगर नागपुर में नहीं रहा तभी मेरा एक्सरसाइज़ में ब्रेक होता, अदरवाइज़ मेरा कंटिन्यू एक्सरसाइज़ रहता है। 5वां पिलर बोले तो तुम्हारा पॉज़िटिव माइंडसेट, नहीं? कि भी हमारा सोल है, हमारा पॉज़िटिव माइंडसेट है। अगर आपका पॉज़िटिव माइंडसेट नहीं है, तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं? माइंडसेट बहुत माइंडसेट इम्पोर्टेंट है बहुत सबसे पहले। इम्पोर्टेंट है। आपका पॉज़िटिव माइंडसेट रख के जो भी काम करना है, उसको पॉज़िटिव माइंडसेट रख के हमने काम करना चाहिए। नहीं तो हमने आपको 4 इसके बारे में 5 प्रिंसिपल बताए, प्रिंसिपल्स और 4 5 सी सीज़। बताए हुँ। और 5 पिलर बताए। अगर ये 3 चीज़ें बेसिक फ़ॉलो किए तो आपकी लाइफ़ बहुत स्मूथ जाएगी। तो आपके हिसाब से जैसे अभी हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और बहुत सारे लोग इस सेक्टर में एंटर करते हैं। तो इस सेक्टर के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में ऐसे क्या मिसकंसेप्शंस हैं या गलतफ़हमी है जो लोगों को दूर करनी चाहिए? नहीं, मैं इंडिया के बारे में तो नहीं बात करूँगा, लेकिन खाली नागपुर के बारे में बात करूँगा कि लोगों का गलतफ़हमी हो जाता है कि भई उनका बैकग्राउंड अगर रियल एस्टेट से नहीं है, हुँ, कंस्ट्रक्शन से नहीं है, तो अगर कोई फंड आ जाता है, बल्क अमाउंट आ जाता है, तो वो हुँ, सीधा लैंड परचेज़ करने के लिए निकल जाते हैं, नहीं है? एक आधा ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं और वहाँ काम हुँ, चालू करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी वहाँ पर फँस जाते हैं, पहले स्टेप में फँस जाता है आदमी, क्योंकि लैंड का टाइटल ही क्लियर नहीं होता है। ये सब उनको पैसा देने के बाद में जब वो सर्च रिपोर्ट वगैरह होता है, उसमें जब हुँ, पता हुँ, चलता है कि भई एक ही प्लॉट 2-2 4-4 लोगों को बिक चुका है, तो बहुत प्रायोरिट पहली स्टेप ही हमने बहुत सोच विचार के और सोच समझ के हमने डालना चाहिए। अगर आपके पास में अगर लैंड आपने परचेज़ भी कर लिया, टाइटल क्लियर भी हो गया, तो उसके ऊपर में फिर आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास में जाना पड़ता है। सैंक्शन अथॉरिटी आज के टाइम पे बहुत इतनी जल्दी आसान और ईज़िली सैंक्शनिंग नहीं मिलता है, वो भी सारे एस्पेक्ट चेक करती है। उसके बाद में 4-6 महीने और 12-12 महीने टाइम लगता है वो सैंक्शनिंग के लिए। उतना पेशेंस हमारे पास में होना चाहिए। और अभी न्यूली जो रेरा आने की वजह से रेरा में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपके नाम से लैंड परचेज़ होना बहुत ज़रूरी है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में ये सब होते-होते आपके पास में आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सही ढंग का आर्किटेक्ट नहीं मिला,
तो आपके प्रोजेक्ट की वाट कहाँ कैसे लग जाएगी वो कुछ भी नहीं बता सकते। नहीं, जैसे ये रेरा वाला पॉइंट है, अभी बिल्डर्स को रेरा अप्रूव होना ज़रूरी है ना? अगर बहुत बिल्डर ज़रूरी के है। ऊपर कुछ केस है या फिर कुछ है तो उनको टाइटल भी नहीं मिलता रेरा टाइटल वाला। भी नहीं मिलता और बहुत अच्छा हुआ है रेरा आने से। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हुआ। पहले बिल्डर कैसा करता था कि पहले सैंक्शन कर लिया, उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन होने का आने के रहता तो अपना बुकिंग उठाना चालू कर देता था। फिर बुकिंग उठा लिया तो सैंक्शन कुछ चेंजेस आ गए, फिर कस्टमर उसमें सफ़र कर लेता था। तो ये सब करने के पहले रेरा में सब सारी चीज़ें अप्रूवल चीज़ें लोड करना पड़ता है। रेरा नंबर जब तक आता नहीं है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा रूल जो लाया रेरा वालों ने, बहुत अच्छा है, एक कस्टमर के लिए भी, बायर के लिए भी और एक बिल्डर के लिए भी। राइट। तो इसके अलावा जैसे अभी आपने चैलेंजेस की बात करी, जैसे अभी आपने बताया कि मिसकंसेप्शंस क्या है, तो इसके साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं। जो लोग न्यू चालू करते हैं इसमें करियर रियल एस्टेट में, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं सोचूंगा कि भाई सेल्स सबसे बड़े चैलेंजेस है। बाकी चीज़ें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन सेल्स सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इस फील्ड में। आज से 15 से 20 साल पहले सेल कंसेप्ट बहुत अलग था और आसानी से सेल हो जाता था। थोड़ा सा हार्डवर्क कर लिए सेल हो जाता था। लेकिन जब से कोरोना आया और कोरोना के बाद में जो मार्केट सिचुएशन आई मार्केट के अंदर में, तो बहुत चेंजेस आ गया। लोगों को नीड समझ में आ गई, सेल्स का स्पीड बढ़ गया और लोग अवेयरनेस हो गए। ठीक नहीं, है, अभी लोगों को घर का इम्पोर्टेंस समझ गया कोविड में। घर का इम्पोर्टेंस बहुत समझ गया। तो पहले रेरा नहीं था तो उतना एजुकेट नहीं था कस्टमर, अभी कस्टमर एजुकेट हो गया। अभी उनको रेरा के माध्यम से हर चीज़ मालूम पड़ जाती है। इनका प्रोजेक्ट सैंक्शन है, नहीं है, नहीं है, इनका खुद का ज़मीन है, नहीं है, मतलब सैंक्शनिंग अथॉरिटी लिया है, नहीं लिया है। ये सारी चीज़ें होने से कस्टमर अवेयरनेस हो गया। अभी पहले कैसा है कि 4 कस्टमर आता था, 1 बुकिंग हो जाता था। अभी 10 कस्टमर आता है तो 1 बुकिंग होता है। तो वो भी 6 जगह पे जाके इंक्वायरी करना और ये करना, अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है अभी कस्टमर अभी का। क्लाइंट स्मार्ट हो गया। बहुत स्मार्ट हो गया अभी। मतलब आपको खुद को भी स्मार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्मार्ट नहीं है सेल्स में, आप में कुछ 19-20 बता दिया, कस्टमर जल्दी पकड़ लेता है कि ये कुछ ठीक ठाक बता नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं। तो एक बार कस्टमर आपके पास से वापस गया, वो रिपीट नहीं होता कस्टमर आपके पास में, वो गया गया। अगर पहले ही कस्टमर को आपने सब सारी चीज़ें सही सही बता दिए, अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दिए, तो आपकी क्लोजिंग 100% है उसमें। अभी जो पर्सन रियल एस्टेट में चालू कर रहा है, तो उनको किस ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो उस सेक्टर में एंटर कर सकता है एज अ प्रोफेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मतलब आपने जो पूछे कि रियल एस्टेट में कौन से क्षेत्र में उसने काम चालू करना चाहिए। तो अगर नया व्यक्ति अगर आके रियल एस्टेट में काम करना चाहता है, तो सबसे बड़ा अच्छा सेक्टर बोले तो सेल्स सेल्स एंड मार्केटिंग। नए लोगों ने और बिल्डर ने भी सबसे पहले तो सेल्स और मार्केटिंग चालू करना चाहिए। ठीक है, उसका प्रोजेक्ट तो बाद में चालू करना चाहिए, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग कैसा होता है, इसमें नए लोगों को अच्छा चांसेस है। तो इसमें मतलब कोई नया बंदा आता है, स्मार्ट बंदा आता है, स्किल उसके पास में अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, क्वालिटी है उसके पास में, तो उसने सबसे जो पहले आपने 4 सीज़ बताए। 4 चीज़ बताया और क्वालिटीज़ बताया और स्किल्स बताया। तो उसने सबसे पहले अगर अपना सेल्स मार्केटिंग का कंपनी चालू करता है, और उसको चालू करने के लिए बिना लागत के चालू हो जाता है, उसका बिजनेस ही बिना लागत के चालू हो जाता है। नहीं, उसको कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। उसने अपनी 4-6 लोगों की, 10 लोगों की सेल्स टीम खड़ी कर देना चाहिए। नहीं, अपनी सेल्स टीम खड़ी कर दिया और कोई एक आधे प्रोजेक्ट पे काम कर लेना है कि जहाँ पर उसको पैसा ना लगता हो। नहीं, होते हैं, कोई डेवलपर होता है, कोई बिल्डर होता है, उनको उनके पास सेल्स टीम नहीं होती है, या उनके पास में राइट पर्सन नहीं होते हैं, सेल्स के राइट पर्सन नहीं होते। तो अगर कोई नया लड़का आता है या नया बंदा आता है तो वो अपनी सेल्स टीम खड़ी करता है और वो प्रोजेक्ट से टाई अप करता है वो, तो वहाँ से बिना पैसे लागत के वो प्रोजेक्ट चालू कर सकता है वो, और उसमें सबसे अच्छा पैसा बना सकता है, बिना लागत के अच्छा पैसा बना सकता है। मैं न्यू पीपल के लिए तो यही बोलूँगा कि अपनी सेल्स टीम खड़ी करे, 4-6 लोगों को जमा करे, उनको ट्रेन करे और सेल्स और मार्केटिंग में आ जाए। और सबसे अच्छा मार्केट ये टाइम पे वही अच्छा है हम्म स्टार्टिंग करने के मतलब लिए। ज़ीरो
इन्वेस्टमेंट जीरो के साथ इन्वेस्टमेंट। आप हाँ अपना खुद का एक हाँ करियर चालू कर करियर सकते चालू हैं कर रियल सकते एस्टेट हैं में। उसमें। एक बार आपने सेल्स सीख लिया तो आप अपना प्रोजेक्ट भी चालू कर सकते आपने अगर सेल्स सीख लिया तो आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसमें। हैं। सबसे पहले आता सेल्स, सेल्स के पीछे में बाद में प्रोजेक्ट उसके पीछे पीछे आते हैं। तो बिना पैसे लागत के सीखने का तरीका ये है कि आप सेल्स और मार्केटिंग सीख लो आप, और टीम बना लो, प्रोजेक्ट लो। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है कि आपको अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो चल के आपके पास में आएंगे लोग प्रोजेक्ट सेल करने के लिए, आपको देके प्रोजेक्ट सेल करने के लिए, और अच्छा पैसा है उसका। अभी जैसे हम इस सेक्टर में देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में अगर कोई भी एंटर करता है तो उन्हें एक मेंटोर होना उनके लिए ज़रूरी है क्या? और आपके ऐसे कौन से मेंटोर थे जिनको आपने फॉलो किया? हाँ, रियल एस्टेट में या कोई भी बिजनेस, रियल एस्टेट हो और कोई भी बिजनेस हो या सर्विस हो या पर्सनल लाइफ हो, उसका मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सही मेंटर मिलना बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा दूर की बातें नहीं करूँगा। हमारे आसपास लोग ही रहते हैं अपना मेंटर ढूँढने के लिए, हमको सही मेंटर ढूँढना पड़ता है। मेंटर हमारे पास में आता नहीं है। हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारे मम्मी हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, हमारा कोई अच्छा फ्रेंड हो सकता है, नहीं? तो हम उससे मेंटरशिप ले सकते हैं। लेकिन वही है कि जो हम उससे शेयरिंग करते हैं वो अपने तक सीमित रखें। वो ज़्यादा गाँव में बवाल ना करे कि भई हम उससे मेंटरशिप ले रहे हैं या फिर हमारे कुछ सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, तो उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ये बात का भी मेंटरशिप की तरफ में ध्यान देना चाहिए, नहीं? और हमारे रोल मॉडल भी होना चाहिए, ठीक है? तो रोल मॉडल भी बहुत सारे हैं नागपुर में। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसा अभी कंक्रीट डेवलपर वाला है, कुकरेजा है, अभी नया-नया केसर लैंड वाला है, नहीं तुम्हारा आर संदेश वाले हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, वहाँ जाके अपन भी काम करते सीखना चाहिए, जाके देखना चाहिए, नहीं? तो मेंटर बोले तो फिर, और दूसरे मेंटर बोले तो बड़े अच्छे है, तो हीरानंदानी के भी अच्छे प्रोजेक्ट है, गोदरेज वाले अच्छे हैं, नहीं? इनसे भी हम सीख सकते हैं। जो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हीरानंदानी सर है और गोदरेज वाले उनके जो बड़े लीडर्स हैं एज अ इंस्पिरेशन हम उनको देख सकते हैं। हाँ, उनको देख सकते हैं। जैसे अभी आपने मेंटोरशिप का बताया, आपका कोई ऐसा फेवरेट मेंटोर है जिसको आप फॉलो करते हैं? हाँ, मेरा रियल फेवरेट, एस्टेट से हो या फिर हाँ, नॉर्मल? रियल एस्टेट से तो ऐसा मेरा कोई मेंटर नहीं है, लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ जो अच्छा काम करते हैं, मैं एप्रिशिएट करता हूँ उनको, कि बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी रिसेंटली एक प्रफुल्ल देशमुख करके लड़का है, पीडी के नाम से उसको पहचानते हैं, कि अच्छा प्रोजेक्ट अभी जिंजर होटल वगैरह भी लेके आया उसने, नहीं? उधर वो ऑरेंज सिटी स्ट्रीट पे काम कर रहा है। सुरेश भट्ट सभागृह उसने कंस्ट्रक्शन किया है उसका, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है। गोदरेज वाले हो गए, हीरानंदानी साहब हो गए, नहीं? ये इनको देख के ऐसा लगता है कि हमने भी उस ढंग का काम करना चाहिए, नहीं? तो ऐसे अगर हमारे पास में अच्छे हैंड्स मिले, हम भी उस लेवल पे और बाकी लोग भी उस लेवल पे काम कर सकते हैं। नहीं, तो जैसे अभी एक मेंटोरशिप का बात हो गया कि एज अ मेंटोर हम किसी को देखते हैं। अगर किसी के पास मेंटोर नहीं है और उनको फिर भी इंस्पिरेशन चाहिए कहीं से, तो ऐसे कौन से बुक्स है या ऐसे कौन से पॉडकास्ट है जो आप सजेस्ट करेंगे कि वहाँ से उनको नॉलेज मिल सकता है? हाँ, अगर किसी के पास मेंटर नहीं है तो हमारे हिस्टोरिकल जो व्यक्ति होके गए हैं, नहीं? उनको देख के उनके बुक्स पढ़ सकते हैं, नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, धीरूभाई अंबानी हो गया, नहीं? उनके बुक्स पढ़ सकते हैं। वॉरेन बफेट है, उनके बुक्स सेल्स के बारे में बहुत अच्छा वो बताते हैं। डेल कार्नेगी है, नहीं? ब्रायन ट्रेसी है, और हमारा रॉबिन शर्मा है, नहीं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, नहीं? और उनका लिखा बुद्धा एंड धम्मा अगर पढ़े तो सारे बिजनेस की क्वालिटी और ह्यूमन क्वालिटी सब उसके अंदर पे मिल जाएगा, नहीं? ऐसे बहुत सारे बुक्स है जैसा, और अ, इसका और एक दो बुक के नाम लूँगा, वो रॉबर्ट कियोस्की वाला है, नहीं? उसकी एक बुक बहुत फेमस है, रिच डैड एंड पुअर डैड करके। तो उसने तो ज़्यादातर वो रियल एस्टेट के बारे में, वो खुद ही रियल एस्टेट पर्सन है, नहीं? डोनाल्ड ट्रंप है, नहीं? ट्रंप की हिस्ट्री बहुत पढ़ने लायक है। अभी वो प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स बना में और बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन उसका बुक्स पढ़ने लायक है उसके, नहीं? एज अ बिजनेस पर्सन बहुत बराक ओबामा इंस्पायरिंग। है, नहीं? तो ऐसे लोगों से हम
इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उनको मेंटर बना के उनके खाली पढ़ना ही नहीं, उनके रूल्स को फॉलो करे तो सक्सेस हम्म। मिलता है। तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है उसमें से? मेरी एक कोई भी फेवरेट बुक। फेवरेट बुक ऐसी 3-4 है, लेकिन उसमें हारुटी एकर की एक अच्छी बुक है। उसका वो माइंड के ऊपर में ही है, साइकोलॉजी के ऊपर में भी बहुत बातें करता है कि आप सोचते कैसा हो, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम्म। नहीं, तो ऐसी बुक्स है। और मैं ज़्यादातर बुद्धा एंड धम्मा, ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है। उससे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता रहता है कि 2500 साल पहले बुद्धा कैसा सोचता था और हम्म। 2500 साल के बाद में भी वही चीज़ें हमारे ऊपर में एज इट इज़ कैसे लागू होती है। अगर हमने उसको फॉलो किए तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है हम्म। और बदलती है। तो थैंक यू सो मच सर अपना नॉलेज थैंक यू, शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक और यू। इतने सारे यंगस्टर्स को आप इंस्पायर करते हैं, आप मुझे भी इंस्पायर करते हैं, साथ में हमारे जितने लोग जुड़े होंगे आज वीडियो देखने के लिए, आप उनको भी इंस्पायर करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना थैंक यू, सब थैंक बताया यू, थैंक यू। जो बाकी लोग शेयर करने से हेजिटेट करते हैं कि मैं क्यों अपना सक्सेस किसी और के साथ शेयर करूं और ये सारी टिप्स दूं, बट आपने वो हमें बहुत अच्छे से बताया। एंड इसी नोट पे, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुटेट, ये आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अपने आप को, अगर आपको ग्रो, आप अपने आप को कर लोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट का सेक्टर हो या कुछ भी हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।